Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. So आज इस सेशन में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे. हम जानेंगे कि इल्तुतमिश ने जो है किस तरीके से अपना काम किया और कैसे उनके अचीवमेंट्स थे. इसके अलावा हम रज़िया के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इल्तुतमिश के बारे में और इनके एनेक्सेशन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें मंसूर जो एक लेटर होता है रिकॉग्निशन का वो मिल चुका था और अब ये एक इंडिया के लीगल सोवरेन रूलर बन चुके थे. इनको एक संप्रभुता हासिल हो चुकी थी. अब इसके बाद क्या है कि एक हेरिडिटरी सक्सेशन शुरू होता है दिल्ली सल्तनत में, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा ही इनिशिएट किया गया था. अब ये हेरिडिटरी सक्सेशन क्या होता है? देखिए, उत्तराधिकारी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हेरिडिटरली यानी कि जो राजा है उसी के परिवार में जो उनके बेटे हैं या उनकी बेटी है उसका एक तरीके से हेरिडिटरली उसी को वो सारी चीज़ें मिलना. तो अब इल्तुतमिश ने कहा कि भाई वो अपनी डॉटर रज़िया को नॉमिनेट करते हैं एज हिज सक्सेसर और इन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया. ही पैट्रोनाइज्ड मेनी स्कॉलर्स एंड नंबर ऑफ सूफी सेंट्स जो कि इंडिया में आए. अब जो है इस समय में कौन कौन से स्कॉलर्स इंडिया में आए और कौन कौन से लोग थे जो कि इल्तुतमिश के कोर्ट में थे, उनके साथ थे. लेट्स अंडरस्टैंड. मिनहाज उस सिराज, ताजुद्दीन, निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन एंड फ़खरुल मुल्क इसामी, ये सारे वो लोग थे जो कि इनके दरबार में रहा करते थे. ये सभी उस समय के टॉप स्कॉलर्स थे. साथ ही आप जानेंगे कि इस समय में जो सभी हिस्टोरियंस हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी सारा रिकॉर्ड हमें इसीलिए मिडिवल इंडिया का मिल जाता है क्योंकि उन लोगों ने राजाओं के बारे में उनके तौर तरीक़ों के बारे में, उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. अब जैसे कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी, तो आगे उसे कंप्लीट किया कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को इल्तुतमिश ने. और जो टॉलेस्ट स्टोन टावर है वो इंडिया का है ये, जो कि 238 फीट है. एंड बहुत ही अच्छा एक इन्होंने अजमेर में मकबरा भी बनवाया था. तो एक मॉस्क है जो कि अजमेर में है. इन्होंने अरेबिक कॉइनेज जो है वो शुरू किया था इंडिया में और सिल्वर टंका जो कि सिल्वर का ये एक सिक्का है जिसका वेट 175 ग्राम हुआ करता था, ये इन्होंने स्टार्ट किया. इन्होंने एक नई रूलिंग एलीट की एक न्यू क्लास शुरू की थी जो बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तरह है, जिसे हम द 40 कहते हैं या पावरफुल मिलिट्री लीडर्स कहते हैं. चलीसा भी कह सकते हैं आप इनको, या इनको आप नोबल्स भी कह सकते हैं. तो आप इनको चलीसा कह लीजिए या नोबल्स कह लीजिए, ठीक है. तो ये कौन है? ये एक तरीके से जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में. बिल्कुल वैसे ही ये लोग हुआ करते थे. अब रज़िया अगली नॉमिनेटेड लीडर थी. तो रज़िया का एक जो काल है वो शुरू हुआ जो कि 1236 से 1240 के बीच में रहा. रज़िया को सपोर्ट किया था दिल्ली के अमीर्स ने और इसीलिए रज़िया ने जो दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है उसको मतलब बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि आगे बढ़ाया. तो अमीर्स ऑफ दिल्ली जो हैं यानी कि जो दिल्ली के उच्च वर्ग के लोग थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो थ्रोन है उसको सीज किया था और रज़िया को उन्हीं का सपोर्ट मिला हुआ था. रज़िया ने अबिसिनिया के एक स्लेव यकूत को अपॉइंट किया एज द मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस और रज़िया जहाँ भी जाती थी तो यकूत उनके साथ जाते थे. यकूत मतलब रज़िया का राइट हैंड थे और हर जगह यकूत ने रज़िया का काफ़ी साथ दिया. अब होता क्या है कि धीरे धीरे रज़िया का जो तौर तरीका था, जैसे कि रज़िया का बिना अपने चेहरे को ढके हुए ही कोर्ट में आ जाना, रज़िया का हंटिंग पर जाना, सेना को लीड करना, ये सब बातें तुर्किश नोबल्स को पसंद नहीं आ रही थी. तो रज़िया ने इसीलिए इस बात के खिलाफ कई बार कोशिश भी की, समझाया भी लोगों को, बट कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था. रज़िया ने बिल्कुल भी एक जैसे एक फीमेल एपरल होता है, जैसे एक लड़कियों का रहना होता है, तौर तरीका होता है, वो उन्होंने कभी भी नहीं माना. वो हंटिंग भी करती थी, आर्मी को भी लीड करती थी. तो उनके जो नोबल्स हैं वो उनके खिलाफ हैं. अब जो मंत्री परिषद ही जब
खिलाफ में हो जाए रूलर के, तो ऐसे में वो रूलर बहुत वीक हो जाता है। ऐसे में रूलर के खिलाफ कई सारे रेबेलियंस, रिवोल्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा ही हुआ। 1240 में अल्तूनिया, जो कि भटिंडा के गवर्नर थे, उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट रजिया और रजिया को जेल में भी डाल दिया, क्योंकि रजिया जो है वो खुद गई थी इन पर्सन इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, लेकिन रजिया को जेल में डाल दिया गया। इस बीच में आप सोचेंगे कि यकूत का क्या हुआ, तो यकूत जो है इनको भी मार दिया गया था, अल्तूनिया ने मार दिया यकूत को। अब रजिया ने किसी तरीके से दिमाग लगाया और रजिया ने समझाया अल्तूनिया को, और इस बीच में इनके बीच में एक प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और अल्तूनिया और रजिया ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ये लोग वापस दिल्ली लौट ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रजिया को मरवा दिया गया और अल्तूनिया को भी, और इस तरीके से रजिया का फॉल शुरू हुआ। आपका ये फॉल क्या शुरू हुआ, आप कह सकते रजिया खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक चीज शुरू होती है कि ये जो रजिया की हार थी, ये रजिया का जो फॉल हुआ, ये एक नए तरीके को शुरू करता है कि भाई जो ये चालीसा है ना, ये जो द 40 नोबल्स हैं, ये ऊपर हैं या सुल्तान ऊपर है, क्योंकि ये सुल्तान को मरवा सकते हैं। तो अगर ये सुल्तान को मरवा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब एक स्ट्रगल शुरू हो गया सुप्रीमेसी के लिए कि सुल्तान ऊपर है या नोबल्स ऊपर है, और अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 1246 तक ये चीज़ चली, जब बलबन सक्सीड करते हैं। बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि सबसे छोटे बेटे थे इल्तुतमिश के, उनको हटा करके खुद सुल्तान बन जाएंगे और उसके बाद बलबन का राज शुरू हो जाएगा। जो ये बलबन का एरा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बलबन ने पहली बार एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू किया था। तो बलबन जो है वो रूल करेंगे 1246 से 1287 के बीच में, और गियासुद्दीन बलबन, जिनको कि उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये हुआ क्या करता था कि ये ना पहले एक नायब के रूप में इन्होंने रूल किया, तो इनको उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही सर्व्ड एज ए नायब। नायब का मतलब होता है एक रिजेंट, ठीक है, जो कि पहले सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो थे ना, उनके अंदर ये रहते थे। बलबन जो हैं ये कहते थे कि सुल्तान भगवान की परछाई जैसा होता है, मतलब ये अपने आप को डिवाइन दिखाना चाहते हैं, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ही इज़ समवन जो कि कुछ भी कर सकता है, और खुद अल्लाह ने जैसे कि भेजा है सुल्तान को। सुल्तान एक फरिश्ता है, एक मसीहा है, और वो लोगों का भला करने आया है। सुल्तान को गॉड की परछाई कहा जाता था, और वो धरती पर आया ही इसीलिए है कि वो लोगों का भला करे, उसके पास कोई डिवाइन ग्रेस है। तो अपने आप को सुपर नेचुरल दिखाना, क्यों? क्योंकि ये प्रूव करना चाहते थे कि सुल्तान नोबल से ऊपर है, ठीक है, सुल्तान के सामने तो नोबल्स कुछ भी नहीं है, ये शो करने के लिए। बलबन ने बहुत ही रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन शुरू किया और बहुत सारे नए नए कस्टम्स शुरू किए, जैसे कि एक कस्टम होता है प्लेबोज का, ठीक है। प्लेबोज में क्या होता है कि आपको सुल्तान जैसे ही आएंगे कोर्ट के अंदर तो उनके पैरों को चूमना है, किसिंग द सुल्तान्स फीट। इसे प्रोस्ट्रेशन का एक तरीका कहा जाता था, जिसमें सुल्तान को ऊपर दिखाया जा रहा है, उनको सुपीरियर दिखाया जा रहा है, और नोबल्स के ऊपर हैं वो। साथ ही एक पर्शियन फेस्टिवल होता है नौरोज़, इसमें बहुत शो ऑफ किया जाता है। मतलब एक्चुअली इस फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि शो ऑफ करना, इस फेस्टिवल में एक मौका मिलता है आपको अपनी वेल्थ दिखाने का, अपने जो भी आपके पास पावर है उसको शो केस करने का। तो इसीलिए नोबल्स को ये शो करने के लिए, नोबल्स को इम्प्रेस करने के लिए ये नौरोज़ का फेस्टिवल शुरू करवाया गया, और ताकि वो दिखा सके लोगों को और सबको कि देखो सुल्तान के पास कितनी वेल्थ है, सुल्तान के पास कितनी पावर है। और ये जो है ये बिल्कुल भी अपनी पावर को किसी नोबल के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। एंड आप इस टाइम में देखेंगे कि इंडियन जो मुस्लिम्स थे और हिंदू जो लोग थे उनको भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। उन्हें गवर्नमेंट के अंदर
इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के अंदर जो पोस्ट होती हैं उस पर इनको आने का मौका नहीं मिलता था। इन्होंने कई सारे जासूसों को लगा करके रखा था बलबन ने, ताकि जो नोबल्स की एक्टिविटीज़ हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए और नोबल्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बलबन जानते थे कि ये जो नोबल्स हैं, ये जो द 40 हैं, ये एक तरीके से थ्रेट है मोनार्की के लिए, और इसीलिए जो उनके साथ ईमानदारी से और वफादारी से रहते थे, ओबीडियंट जो नोबल्स थे, उनको बलबन ने बख्श दिया, बाकी सबको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया। इन्होंने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है, और आर्मी को बहुत अच्छे से इन्होंने रीऑर्गेनाइज करवाया था। इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए मेवातीज के अगेंस्ट, और जो रॉबरीज होती हैं, डाकू लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से शासन में उथल पुथल मचाते हैं, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर रोड सेफ एरिया बनाया था, ट्रैवल जो है आराम से लोग कर सकें, यात्रियों को लूटा ना जाए, इसकी इन्होंने पूरी कोशिशें की। 1279 में तुगरेल खान, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने बलबन के खिलाफ रिवोल्ट किया, और नॉर्थ वेस्ट में जो मंगोल्स थे वो भी आ गए थे। तो अब क्या हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया को कैसे बलबन संभालेंगे। तो बलबन पूरी तरीके से सेफ गार्ड नहीं कर पाए इंडिया को मंगोल इन्वेशन से। इसके बाद इनके बेटे थे प्रिंस महमूद, जो इस बैटल में मारे गए थे। बलबन की मृत्यु 1287 में हुई थी। एंड ओवरऑल कहा जाए तो बलबन बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के एक मेन चीफ आर्किटेक्ट है, और बलबन ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था। तो जब बलबन की मृत्यु हुई तो उसके 4 साल बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है, इनका रूल शुरू हो जाएगा, और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में थ्रोन को कैप्चर किया, और उसके बाद यहाँ से अगली डायनेस्टी शुरू होती है जिसे हम द खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। सो अब ये जो पार्ट है खिलजी डायनेस्टी का, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसे हम अगले वीडियो में यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ आपके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ गाइस, कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए, और 31 अक्टूबर से पहले आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए आपको अलग से फिर ऑप्शनल की फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 31 अक्टूबर से पहले सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको ऑप्शनल का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा, और वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। फ़ीस भी बहुत कम है, तो अभी आपको लेने से फ़ायदा है, फिर बाद में फ़ीस अगर इंक्रीज़ होती है तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो प्लीज़ आप 31 अक्टूबर से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए, और ऑलवेज रिमेंबर द रेफरल कोड इज़ टॉप 10। इफ़ यू विल अप्लाई दिस रेफरल कोड, अगर आप ये टॉप 10 का रेफरल कोड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, चाहे आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे आपको अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो लेना हो, दोनों में ही ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है आइकॉनिक में और प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो देखिए, आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें आपको अलग से मेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको मेंटर चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे डेली बेसिस पे गाइड करे, तो पर्सनल मेंटरशिप के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिना मेंटर के ही पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। ये जो हमारा तमिलनाडु हिस्ट्री का कोर्स है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ये जो 16 चैप्टर अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।